रोमा, पिताजी के लिए गर्म पानी ला दो। अरे बेटा, कुछ भी मत लाओ, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने खेत में। तभी दीनानाथ की आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि अब उसका समय पूरा हो चुका है। दीनानाथ का छोटा बेटा राजेश उसके पास खड़ा था और बड़ा बेटा शहर में रहकर नौकरी किया करता था। वह जल्दी कभी गांव में नहीं आया करता था और ना ही कभी अपने पिता और अपने छोटे भाई का हाल चाल लिया करता था। आज सुबह ही राजेश ने अपने बड़े भाई सुंदरलाल को फ़ोन किया था और उन्हें पिताजी की सारी बातें बताई थी। सुंदरलाल थोड़ी ही देर में अपनी पत्नी के साथ अपने गांव पहुंचता है। अरे क्या हुआ, पिताजी गुजर गए? ओहो राजेश, कितनी देर हुआ पिताजी को मरे हुए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। अच्छा तो ठीक है, फटाफट घर और खेत का बंटवारा कर लो। देखो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता। भैया अभी अभी तो पिताजी की मृत्यु हुई है, घर और खेत का बंटवारा। इतना कहकर राजेश चुप हो जाता है और दोनों भाई मिलकर दीनानाथ का अंतिम संस्कार करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और दूसरे दिन। अरे सुनो जी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और ये जल्दी जल्दी अपने खेत और घर का बंटवारा कर दो। सुंदरलाल अपनी पत्नी की बातें चुपचाप से सुन रहा था। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ राजेश से। लेकिन सुनो, कोई ऐसा तरकीब बताओ अगर राजेश की भी ज़मीन हमारे नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन क्या वो मानेगा? कौन सा पढ़ा लिखा है वो तो बिल्कुल ही अनपढ़ है। और सुंदरलाल अपने कमरे से निकलकर राजेश के पास जाता है। अरे भाई राजेश, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, मैं बस खेत की तरफ जा रहा था फसलों की सिंचाई करने के लिए। अच्छा ठीक है। मैं आज कोर्ट में जा रहा था और तुम भी अगर साथ में चलते तो हम वकील से बात करके खेत को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लेते। नहीं भैया, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आप ही जा कर के पता कर लीजिए। राजेश के मना कर देने पर सुंदरलाल अकेले ही कोर्ट का बहाना करके वह घर से बाहर निकल जाता है और सारा दिन घूमने के बाद वह शाम को वापस आता है। अरे भैया, आप आ गए? तो क्या हुआ, क्या कहा वकील ने? सुंदरलाल निराश होकर और दुखी आवाज़ में कहता है। अरे क्या बताऊं भाई, पिताजी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हम लोगों से बिन बताए 10 लाख रुपए खेत पर कर्ज लिए थे। अब उसे जल्द ही भरना है, नहीं तो खेत और घर दोनों नीलाम हो जाएगा। सुंदरलाल की बातें सुनकर राजेश परेशान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है और इसका क्या हल होगा? बस वही भाई, हमें किसी तरीके से पैसों का जुगाड़ करना होगा, नहीं तो हमारा यह खेत और ये घर दोनों ही हाथ से चला जाएगा। देखो मैं बड़ा हूँ, इस नाते मैं थोड़ी सी ज़्यादा रकम लगा देता हूँ और तुम छोटे हो, तुम भी कुछ मदद करो। मेरे पास अभी के टाइम पर केवल 6 लाख रुपए हैं और तुम कम से कम 4 लाख रुपए दो। लेकिन भैया, मेरे पास 4 लाख रुपए नहीं हैं। अरे तब कैसे होगा? अच्छा तो ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं तुम्हारे हिस्से की ज़मीन उसी के पास गिरवी रख देता हूँ और उससे पैसे लेकर के बैंक का कर्ज चुका देता हूँ, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। ना समझ राजेश सुंदरलाल को अपने हिस्से की ज़मीन दे देता है। और हाँ, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और जो नदी के पास वाली ज़मीन है वो छोटी ही है तो क्या हुआ, वो तुम्हारे गुजारे के लिए बहुत है। कल से तुम उसी में ही अपना काम करो। इतना कहकर सुंदरलाल अपनी पत्नी के साथ घर से चला जाता है और दूसरे ही दिन राजेश अपनी पत्नी के साथ नदी के पास वाले खेत में जाता है और वहाँ पर काम करने लगता है।
हुआ भी वही जो जिसने जैसा बोया वैसा ही वह पाया। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन नदी के पास वाले खेत में जुताई करते समय राजेश को एक घड़ा मिलता है और वह अपनी पत्नी को बुलाकर दिखाता है और दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इधर सुंदरलाल के घर पर पुलिस आती है। आप ही का नाम सुंदरलाल है? जी हाँ, हमारा ही नाम सुंदरलाल है। अच्छा, आपके पिताजी का नाम दीनानाथ? जी हाँ, मेरे पिताजी का नाम दीनानाथ है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपके पिताजी ने बैंक से 15 लाख रुपए कर्ज लिए थे आपके गांव की ज़मीन को गिरवी रखकर, और आपके पास सिर्फ 3 महीने का ही समय है और आज तक उन्होंने केवल 2 ही किस्तें जमा की थी और पिछले काफ़ी दिनों से उन्होंने कोई भी किस्त नहीं जमा किया। आपके पास सिर्फ 3 महीने का ही समय है और जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी पैसे जमा करवा दें, अन्यथा बैंक द्वारा वह ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी।